हेलो। क्या हाल है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है। बता देता हूँ हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ लिया है। हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। फिर हमने प्लांट्स में वाटर लॉस को भी पढ़ा है। हमने ये जाना कि जो हेटेरोट्रॉप्स हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड, किस प्रकार से वो इनटेक करते हैं। फिर जो फूड खाते हैं उसके बेसिस पे हमने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स पढ़े। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन। ठीक है। फिर हमने न्यूट्रिशन के अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ा मेरे भाई। और फिर हमने ये पढ़ा कि इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा यार पूरी डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी है, अलग अलग क्या क्या एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको डिटेल में बड़ा इन सब के बारे में जानना है तो आप पार्ट 2 यानी कि इससे पिछला वाला लेक्चर जरूर देख सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग शुरू करेंगे यहां से आगे कि डाइजेस्टेड फूड जो है अब उसका कैसे सेल बॉडी में, जैसे खाना पचा, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद किस प्रकार से उसको बॉडी में यूज किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप तैयार हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। है ना। देखिए, तो मेरे भाई हमने ये पढ़ा कि अभी अभी न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसमें कुछ कुछ ये चीजें होती हैं कि न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या होता है। तो आपने कहा यार एक मिनट ना, लेट मी चेंज द थिकनेस, थोड़ा सा इसको बढ़ा लूं। हाँ। तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बड़ी सारी प्रोसेसेस आती हैं। न्यूट्रिशन आपने कहा यार खाने का इनटेक ऑफ फूड और उसका यूटिलाइज इन बॉडी। तो सबसे पहले आपने कहा इंजेशन होता है यानी कि खाने को खाया जाता है, होता है। अच्छा उसके बाद, तो आपने कहा उसके बाद होता है क्या, इंजेशन के बाद डाइजेशन, खाना पचता है। अब वो जो पचा हुआ खाना है उसके बाद वो क्या करती है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, जो जूसेस है। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब जो ये एब्जॉर्ब खाना है मेरे भाई सुनना, अब जो ये एब्जॉर्ब खाना है ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, हर सेल में पहुंचता है शरीर के। यानी कि आपकी पूरी शरीर में जितनी भी सेल्स हैं सब में ब्लड क्या लेके जाता है, एब्जॉर्ब्ड जो ये खाना है उसको लेके जाता है। और फिर मेरे भाई उस खाने से बनती है एनर्जी। ठीक है। और उस प्रोसेस को बोला जाता है या तो रेस्पिरेशन या तो एसिमिलेशन। ठीक है। एसिमिलेशन। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये रेस्पिरेशन या एसिमिलेशन क्या होता है तो आप बताएंगे कि ये ज्यादा कुछ नहीं, जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी बनाने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन या एसिमिलेशन बोला जाता है। ठीक है। अभी तक यहां तक पढ़ लोगे। उसके बाद क्या होगा, खाने से एनर्जी बनी तो लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीशन बोलते हैं उसको, है ना, एक्सक्रीशन। ठीक है मेरे मित्र। अब देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहा जाता है क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है। बड़े डिटेल में और बहुत ध्यान से इसको समझेंगे और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको मास्टरी इस टॉपिक के ऊपर में हो जाएगी। ठीक है। तो देखो भाई, ठीक है, राइटिंग ठीक लग रही, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा थिकनेस और बढ़ा दो। ठीक है। हाउ डज इट लुक नाउ। ठीक है, बढ़िया है ना। तो देखो भाई, अब जो ये रेस्पिरेशन है सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। आपने कहा डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस जब क्या होता है, जब सेल्स डाइजेस्टेड फूड से, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी बनाती है। क्या बनाती, एनर्जी बनाती है, बनाती है। ठीक है, समझे। अब जो ये एनर्जी बनाती है ना, इसके लिए जरूरी होता है, डाइजेस्टेड फूड जो बेसिकली होता है ये आपका ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, यानी कि C6H12 और O6 के रूप में होता है, इसके फॉर्म में होता है। इसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे।
लेकिन जो ये ऑक्सीजन आ रही है ये कहां से आ रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, समझना क्या क्या ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया नोज, ठीक है, आपके नोस्ट्रिल्स, खैर नोस्ट्रिल्स नोज में ही आ जाएंगे, आपका विंड पाइप, जैसे फूड पाइप पढ़ा था वैसे विंड के लिए भी एक अलग ऑर्गन होता है विंड पाइप। ठीक है, आपका आ जाता है इसमें कौन सा, लंग्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखो देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है सांस लेना, सांस लेना, और एक मेरे भाई होता है रेस्पिरेशन। सांस लेने को आप क्या बोलते हो, ब्रीदिंग बोलते हो। ठीक है, ब्रीदिंग। वहीं पर खाने से एनर्जी बनाने को बोलते हैं रेस्पिरेशन। सुनना बड़े ध्यान से, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, मेरा खुद 11th क्लास में क्लियर हुआ था। मैं कह रहा हूं कि जब आप ऑक्सीजन को अंदर यानी कि एयर को इनहेल कर रहे हो, अंदर सांस ले रहे हो, और फिर एयर को बाहर छोड़ रहे हो, यानी कि एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। सुनना, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसको ब्रीदिंग बोला जाता है। वहीं पर उस सांस से जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन आई है उससे या खाने से एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी भी नहीं समझे, मैं देखो मैं बताता हूं, क्योंकि देखो जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो अरे जो लंग्स है ना मेरे मित्र, उससे ऑक्सीजन आएगी और एनर्जी भी बनेगी खाने से, और उससे यार आप सांस भी तो ले रहे हो। ठीक है, तो दो काम हुए इसके। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इनके बारे में ना, इनके बारे में मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में डिफरेंस समझाऊंगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस अभी तक इसको छोड़ देते हैं। मैंने सिंपल सी एक बात कही, क्या कही, मैंने तुमको ये कहा कि यार जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आपके नोज आ गया, नोस्ट्रिल्स आ गया, ठीक है, नेजल पैसेज आ गया, नेजल पैसेज नहीं लिखा था ना मैंने, नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज, एक मिनट ना, नेजल पैसेज मैं क्या करता हूँ तुम लोगों को एक फोटो दिखाता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अभी देखना। ठीक है, लेट मी देखो कौन सा वाले दिखाऊं, कोई बढ़िया। देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल ये है, ठीक है, देखना बड़े ध्यान से, ये आपके क्या हो गए, नोज हो गया, यहां से आपकी जो एयर है वो अंदर जाएगी और ये नेजल पैसेज है ये वाला एरिया, फिर वो जो एयर है वो पास होगी विंड पाइप के थ्रू ट्रैकिया में, ये वाला जो पार्ट है इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ये व्हाइट सा जो पार्ट दिख रहा है, और फिर आपके लंग्स में जाएगी। ठीक है, समझे। यार ये कॉपी नहीं होती होगी क्या इमेज, एक मिनट ना, लेट मी सी, अगर ये कॉपी हो जाती तो देन इट इज वेल एंड गुड यार, नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, खैर कोई ना। आ, यार अगर हो जाता ना तो बड़ा मजा ही आ जाता, नहीं ताकि यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर ना, इसीलिए। अब मेरा लैपटॉप ही हैंग मारने लगा मेरे ख्याल से। ठीक है, खैर कोई ना, गरीबी की क्या हम वो कर सकते हैं ना। अच्छा खुल गया यार, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसा भी है देखो, मैं बनाता हूँ ना यार, तुम्हारे भाई की ड्राइंग पिकासो से कम है क्या। अब देखो जैसे वन बहुत बड़ा बनाना,
1 2 3 4, देखो बना बना, अंडर एस्टिमेट। ठीक है, ये है माना बात एक इंसान। ठीक है, पिकासो से कम थोड़ी है भाई की ड्राइंग। अब देखो माना बात ये आपका क्या है, नोज है। ठीक है, मान लो यहां से आपने नोस्ट्रिल से सांस ली, वो सांस जो है एक पैसेज से गुजरते हुए आपकी विंड पाइप में पहुंचती है। ठीक है, इस पार्ट को बोला जाता है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नोज, ये क्या हो गया मेरे मित्र विंड पाइप, इसको फेरिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेरिंग्स, बोलते हैं ट्रेकिया बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेकिया। ठीक है, विंड पाइप या ट्रेकिया। ठीक है, अब सुनना, और नीचे जब जाएगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जैसा होता है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रेकिया है। अच्छा, अब क्या होगा, ये ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। फिर ये लंग्स में ऐसे हो जाता है, ऐसे ये लंग्स है, देख रहे हो ड्राइंग। ठीक है, दीज आर लंग्स। अब इस लंग्स में ना छोटे छोटे बड़े थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे थैले जैसे स्ट्रक्चर, जिनको कहा जाता है मेरे मित्र एल्वियोली। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सुनना, इनको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। और जैसे ये एल्वियोली है ना फॉर एन एग्जांपल, तो इसके चारों तरफ ना ऐसे खून के बड़े सारे ऐसे नसें सी होती हैं, समझ लो खून की बड़ी सारी नसें। अब इसमें ब्लड पास करता है, जब इसमें ब्लड पास करता है ना तो वो ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, सांस लिया आपने, ऑक्सीजन भरी यहाँ पे, वो ऑक्सीजन क्या करती है ना, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन है इन नसों में, तो ऑक्सीजन यहाँ भर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है। तो एल्वियोली का काम क्या है, एल्वियोली का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने यहां समझनी है कि जो लंग्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, वो कहां पे होता है, एल्वियोली में होता है। ठीक है, लंग्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है, एल्वियोली में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोली में होता है, एक गोबी लाइक स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हैं मेरे भाई। ये क्या है आपका, दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। सुनना, अब आपने कहा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के सेल्स, ब्लड में अलग अलग पार्ट से ब्लड के थ्रू हर सेल में पहुंची, ब्लड के थ्रू ही उन सेल में क्या आया था, आपने कहा खाना आया था। अब क्या होगा सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, उस खाने को जला करके बनाया जाता है मेरे भाई क्या, एनर्जी, जो कि कहां पे बनती है यार, नाइन्थ में पढ़ा है, सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है एनर्जी। तो सुनना, सबसे पहले अभी बहुत सारी चीजें हैं, देखो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सबसे पहले तो मेरे भाई ये होता है दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक को बोलते हैं एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जहां पे, जहां पे जो खाना है उससे एनर्जी बनाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब खाने से एनर्जी बनती है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब, अब एनारोबिक में दो केस है, ठीक है सुनना, एनारोबिक में दो केस है, एनारोबिक में दो केस ये है कि एक तो होता है ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, ये इंसानों में देखा जा सकता है। और एक होता है बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की बिना जरूरत पड़े जब फूड से एनर्जी बनाई जाए तो उसको बोलते हैं
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उसमें दो केस है, एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी में रेस्पिरेशन, वो भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, और एक है बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एरोबिक तो हमने कहा रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है ना ये वाला, ये ह्यूमंस में देखा जा सकता है या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा जा सकता है। ठीक है, ह्यूमंस, ये वाला पर्टिकुलरली हम देखते हैं यीस्ट में। यीस्ट समझते हो? यीस्ट एक टाइप की फंजाई होती है जो बेसिकली ब्रेड वगैरह फुलाने में हेल्प करती है ना, वो यीस्ट होती है। ठीक है, तो ये यीस्ट है। ठीक है, अरे तुमने देखा वो पिज्जा डो बड़ा वो सा हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, बड़ा फ्लफी सा। ठीक है, तो वो यीस्ट की वजह से होता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, अभी देखेंगे हम। तो ये रेस्पिरेशन है। अब समझना, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन बहुत, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब समझो क्या कह रहा हूं, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने कहा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नहीं लिखता हूं, एक मिनट, जब खाने से एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाई जाए, बनाई जाए तो उसको बोलते हैं जाए जाए, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। कितना यार, लाइन तक नहीं खींच पा रहा हूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाई जाए। अब देखो इसकी एक रिएक्शन होती है मेरे भाई, खाना क्या होता है, आपने कहा यार वो तो ग्लूकोज होता है यानी कि C6। इसको ना मैं जरा वो उससे लिखता हूं रेड पेन से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो फूड क्या है, C6 H12 और O6 है? इससे ना पहले पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट, लेट्स से केमिकल, ऐसे ऐसे समझ लो एक केमिकल है बीच का, पाइरूवेट बनता है। ठीक है, ये जो बनता है पाइरोलिसिस के प्रोसेस में बनता है, पाइरोलिसिस। और ये सब में, ये जो ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बन रहा है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में कहां होता है, इन दूसरे कलर से लिखता हूं, ये जो होता है ये हमेशा होता है कहां, साइटोप्लाज्म में। अरे साइटोप्लाज्म समझते हो, सेल का जो, अरे जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, उसके बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जेली लाइक सब्सटेंस, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो हमेशा होता है ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्या, पाइरोलिसिस की प्रोसेस, सारे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनारोबिक हो एरोबिक हो, रेस्पिरेशन, पाइरुवेट बनता साइटोप्लाज्म में है। अच्छा, अब पाइरुवेट से ना, पाइरुवेट से एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास बनती है एनर्जी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बने तो क्या बनता है समझना। आपको याद है कि हम बोलते थे यार जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो एटीपी के रूप में एनर्जी बनाता है, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी इज एनर्जी मॉलिक्यूल, ऐसे समझो। तो 36 से लेकर के 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। सुनो मैं दोबारा समझाता हूं, ग्लूकोज था C6H12O6, उससे हमने साइटोप्लाज्म में पाइरोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू पाइरुवेट बनाया। फिर ये पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलता है तो उससे बनती है 36 टू 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। एटीपी क्या है, एनर्जी है। प्लस और क्या बनता है, तो आपने कहा और बनता है क्या कहते हैं, CO2। ठीक है, CO2 और H2O। क्या समझे,
ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरोबिक रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, आप कहेंगे 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एनर्जी प्लस CO2 और प्लस में H2O। अब जब एनर्जी रिलीज होगी तो हीट भी रिलीज होगी ना, तो अगर ये हीट रिलीज कर रहा है ये रिएक्शन, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, याद करो, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है ना। अच्छा, अगर रिएक्शन वाली वीडियो देखनी है तो मैं अपलोड कर लिया है, यू कैन वॉच इट, ठीक है। दोबारा, रेस्पिरेशन खाने से एनर्जी बनाने को बोलते हैं। खाने से एनर्जी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बनता है, फिर पाइरूवेट से जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है पाइरूवेट, उससे 36 to 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस H2O बनता है। तो आपकी बॉडी में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये कहां से निकलती है, रेस्पिरेशन से निकल, अरे हम बोलते हैं ना हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो निकल कहां से रही हो बॉडी में, पैदा कैसे हो रही, तो यहीं से पैदा हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो ये सुनना, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ये पाइरूवेट से एनर्जी बन रही है ना, ये वाली प्रोसेस, ये वाली होती है कहां, ये वाली होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, अरे जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही होती है, आपकी ये प्रोसेस हो रही होती है, कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन वाली, ठीक। अब आगे ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन समझे आगे बढ़े। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एनएरोबिक, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपने कहा क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जो क्या हो, या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो या तो ऑक्सीजन की कमी में हो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, देखो समझना, रेस्पिरेशन यानी कि, अरे दोबारा लिखता हूं, जब फूड से एनर्जी, जब फूड से एनर्जी, अरे फूड से एनर्जी या तो ऑक्सीजन की कमी में बनाई जाए, बनाई जाए या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाई जाए, दोनों केसेस में रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक होता है, ठीक है, एब्सेंस में बनाई जाए। तो ऑक्सीजन की या तो कमी या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस, दोनों केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जब वही होगा C6H12O6, इससे साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा, पाइरूवेट बनेगा, क्या लिखती है ये, क्या बनेगा, पाइरूवेट, पाइरूवेट, ये कहां बना, ये बना साइटोप्लाज्म में, यहां भी साइटोप्लाज्म बन रहा है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, पाइरूवेट से आगे क्या बनेगा, पाइरूवेट से आगे बनेगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, अब सुनना, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है अभी, कमी, ऑक्सीजन की कमी में बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है, समझो। अब ऐसा कैसे होता है समझना पहले, फॉर एन एग्जांपल मैं रनिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं, तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं मेरे ऑर्गन जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो आपने कहा यार एक तो क्या है, मेरे लेग्स हैं, क्योंकि भाई पैरों से दौड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत आपके थाई और आपके नीचे काफ मसल्स को है, तो यानी कि पैरों में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी। अब अगर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो कहीं ना कहीं से तो वो ऑक्सीजन मैनेज करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी कहीं से, तो बाकी ऑर्गन्स में क्या कर देता है कोई, जहां पे ऑक्सीजन कम कर देता है बॉडी, जैसे फॉर एन एग्जांपल हाथों में कम कर दिया, तो क्या होता है
कि जैसे आपने देखा हो ना, हाथ भरने लगते हैं बोलते हैं, या हाथ मतलब अजीब से हिलते नहीं। कोई अगर एथलीट है उसको पता होगा, हाथ भरने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब ये होता है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब एनर्जी बनती है, तो क्या होता है, एक तो एनर्जी बहुत कम बनती है, केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बने, साथ में एक चीज रिलीज होती है जिसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड। यही वो आदमी है जिसके कारण आपके हाथ पैर थकते हैं, यही वो चीज है जिसके कारण आपके हाथ पैर भरते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी ने रनिंग, आपने शुरू शुरू में देखा होगा, रनिंग करें तो आपके पैर ना बड़े थकने लगते हैं शुरू शुरू में, या भरने लगते हैं, ऐसा लगता है कि पैर ही नहीं उठा पा रहे। तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से क्यों हुआ, क्योंकि आपने कहा उस ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्यों हुई, क्योंकि दूसरे ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत थी। क्यों चाहिए, क्यों थी, क्योंकि उस ऑर्गन से ज्यादा काम हो रहा था, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला है वो, अब समझना, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ना पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, पूरी की पूरी कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले में 2 एटीपी बनती है, और जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो हमको क्रैम्प हो गया, हमें जो मसल पेन हो गया, हमें थकान हो गई, ये सब किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। क्रैम्प, ठीक है, टायर्डनेस, ये सब किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, अब ये तो हुआ किसका, समझना, एक चीज याद रखना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, यानी कि ओवरऑल हम बोलते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, पूरी की पूरी। अच्छा, दूसरी वाली देखना, C6H12O6, क्या बनेगा, पाइरूवेट। कहां बनेगा, कहां बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा। अच्छा देखना, अब आगे जो चीजें होंगी, साइटोप्लाज्म में बनेगा। अब ऑक्सीजन है ही नहीं, नो ऑक्सीजन, तो अब भी एनर्जी के 2 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के। लेकिन अब जो बाई प्रोडक्ट होता है, अच्छा ये होता कहां है, ये होता है इन यीस्ट, याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, यीस्ट में देखा जाता है। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बने, और साथ में बनता है क्या, दारू, C2H5OH। तभी 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 यही वो यीस्ट है जिसको फर्मेंटेशन में डाला जाता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या बनता है, दारू। ठीक है, टेक्निकली ये इसको बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, ये एक कंपोनेंट होता है दारू में। ठीक है, इथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल का एक कंपोनेंट होता है। आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में, बड़ा इजी सा चैप्टर है। ठीक है, इथेनॉल। ठीक है मेरे भाई, अब तो ये हो गया। ठीक है, तो आप इतनी चीजें समझे कि यार एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। तो आपने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब खाने से एनर्जी बनाई जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या होता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज खाना, उसको साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो पाइरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में 36 से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है। साथ में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। फिर आपने कहा यार ऐसा भी रेस्पिरेशन होता है जहां पे या तो ऑक्सीजन की कमी हो या तो ऑक्सीजन अब्सेंट हो बिल्कुल। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे खाने से एनर्जी बनाई जाए या तो ऑक्सीजन की कमी में या तो बिल्कुल ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपने कहा वो भी 2 तरीके का होता है, या तो लैक या तो नो ऑक्सीजन। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो आपने कहा एनर्जी के 2 ही एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, और साथ में बाई प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। लेकिन जब बिना ऑक्सीजन के होता है यीस्ट में, तब एनर्जी के फिर भी 2 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 एटीपी के, लेकिन अब बाई प्रोडक्ट होता है इथेनॉल। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, अच्छा, ये दोनों जो हो रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम जरा पढ़ लेते हैं सांस लेने के बारे में।
भाई सांस सभी लेते हैं, ठीक है। तो सांस लेने और रेस्पिरेशन में बड़ा सारा डिफरेंस अब आपको समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जाएगा, देखते हैं। हाँ, अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखना मैं क्या किया। सबसे पहले ब्रीदिंग इज व्हाट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी कि हवा का अंदर सांस लेना और बाहर सांस छोड़ने को ब्रीदिंग बोला जाता है। वहीं पे रेस्पिरेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहां से, फ्रॉम फूड, अरे खाने से एनर्जी बनाने को रेस्पिरेशन बोला। ब्रीदिंग क्या है, हवा सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना, केवल सांस अंदर बाहर ले रहे हो, सब फिजिकल है तो इट इज अ फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस। यहां पे केमिकल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है चीजों के, तो ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। अच्छा, ब्रीदिंग में आप ऑक्सीजन अंदर बाहर ले रहे हो, और रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हो, एनर्जी बना रहे हो खाने से। तो ये चीजें होगी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रीदिंग की जो साइट होती है वो कहां होती है, लंग्स, लंग्स में होती है। इसकी जो साइट होती है वो क्या होती है, साइट इज, सेल भी बोल सकते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। हाँ है एरोबिक एनारोबिक, बट जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जनरली, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या कहा, ब्रीदिंग सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर छोड़ना है, कोई भी केमिकल फॉर्मेशन, कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा, तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है। साइट उसकी पूरी क्या है, लंग्स उसकी साइट है। जबकि रेस्पिरेशन खाने से एनर्जी बनाने को बोलते हैं, रेस्पिरेशन में केमिकल्स फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस। अच्छा, रेस्पिरेशन में साइट जो है वो सेल है या माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। अब हम एक लास्ट टॉपिक करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां लिखूं, इसके लिए ना थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, एक मिनट यार, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहले एरोबिक क्या है, हु इज एरोबिक, एरोबिक इज जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ हु, ऑक्सीजन। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो किस में होती है, आपने कहा इधर लैक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है या तो ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनती है, यानी कि 36 से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि मोर एनर्जी, एनर्जी इज मोर। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन चाहे वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों में ही केवल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि लेस एनर्जी बनती है कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जो इसकी साइट है एरोबिक की वो कहां है, तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वाला जो होता है ये कंप्लीटली कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहां पे और क्या हो सकता है, जो बनता है वो क्या बनता है, CO2 और H2O बाई प्रोडक्ट होते हैं। यहां पे क्या होता है, या तो लैक्टिक एसिड या तो इथेनॉल बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस है एरोबिक एंड एरोबिक में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो यू कीप दिस टॉपिक इन माइंड। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यू कैन मेक माई टीचिंग बेटर, काइंडली काइंडली काइंडली
कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। आई होप, मेरे को लगता है कि उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, कोई भी फीडबैक है प्लीज गिव इट इन द कमेंट सेक्शंस। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट टू ट्रस्ट इन सच अ स्मॉल चैनल एंड यहाँ से पढ़ने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में कल ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।